और देख लेते हैं कि अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो क्या तस्वीर बयान कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा किस तरह से होगी, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं नगमा। और इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 292 पे एनडीए है, 232 पर इंडिया गठबंधन है। राजस्थान में बीजेपी 14 पर है और इंडिया गठबंधन जो है वो 10 सीटों पे इस वक्त है। बहुत सारी जो जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी 29 पे है, लेकिन बीजेपी को जितनी उम्मीद थी वो सीटें जो हैं वो नहीं मिली हैं बीजेपी को। अब ये लेकिन साफ है कि ये जो नतीजे अब तक आए हैं, लगातार तीसरी बार मोदी सरकार जरूर बनेगी, लेकिन बीजेपी ने या एनडीए ने जो अपना टारगेट रखा था उससे कहीं कम उसकी सीटें आई हैं। खुद बीजेपी की अपनी अकेली जो सीटें हैं वो भी शायद 240 या 41 के लगभग शायद अखिलेश लग रही थी, और अब ये जो गठबंधन है वो 292 पे इस वक्त है। तो तमाम तरह की बातचीत भी शुरू हो गई है और तमाम नजरें जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू पे और नीतीश कुमार पर भी लगी हुई हैं। इसका मतलब कि बातचीत भी होगी और सरकार को मजबूत बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कल शरद पवार ने ये बताया है कि इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है, तो उस खेमे में भी काफी हलचल है। इनका मतलब क्या है? जो अभी तक के चुनाव नतीजे आए हैं, मोदी की रणनीति काम आई है क्योंकि कई राज्यों में काम किया है। उम्मीदवार बदलने का फायदा भी बीजेपी को मिला है। कई राज्यों में बीजेपी ने, आप जानती है कि काफ़ी बड़ी संख्या में उम्मीदवार बदले थे। 131 जो सांसद थे उनके टिकट काटे थे। सहयोगियों की मदद बीजेपी को मिली है, खासतौर से बिहार में, आंध्र प्रदेश में बड़ी मदद बीजेपी को मिली है। ये भी इस चुनाव नतीजे का मतलब है। इसी के साथ ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी जो थी, यानी 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर से सत्ता में वापसी करना आसान काम नहीं होता है। अभी तक केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा कर पाए थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के सिर पर यह सेहरा भी बंधेगा। ये सरकार जो है एनडीए की सरकार होगी। वैसे तो पिछली 2 सरकारें भी एनडीए की थी, लेकिन वो मोदी सरकार के नाम से ही जानी जाती थी। लेकिन इस बार सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि बीजेपी के पास खुद के बूते बहुमत नहीं है, इसलिए उसे टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान जैसे सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा जी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं आरती जरद जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और साथ ही चेहरे भी अखिलेश दिखाई दे रहे हैं। नई सरकार के जो नए कर्णधार हैं इसमें कई चेहरे हैं। एक बार फिर से उस ग्राफिक को भी हम दिखा दें कि कौन कौन है। इसमें नीतीश कुमार दिख रहे हैं, इसमें चिराग पासवान जो हैं वो नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो इस दफा जो एनडीए है उसके ये नए कर्णधारों के जो चेहरे हैं, इस पर शायद आप आरती जी से कुछ पूछ। अमिताभ तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरती जी, आपके पास आना चाहूँगा। जो बात मैंने कही कि 10 साल से सरकार तो थी, लेकिन वो एनडीए सरकार नहीं थी, मोदी सरकार थी। अब सही मायनों में एनडीए सरकार होगी। नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस तरह से शायद कंफर्टेबल ना हो सहयोगी दलों को साथ लेकर सरकार चलाने में, लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा पिछले 2 कार्यकाल में जो सहयोगी दल थे वो बराबरी के हिस्सेदार थे। कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी दिए गए, फैसलों में भी उनकी राय ली गई, तो हर तरह से उनकी बात सुनी गई थी। तो ये आरोप जो लगाया जाता था, लगता नहीं कि इसमें कोई दम है। अब देखिए, हमको देखना पड़ेगा क्योंकि पहले तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत थी और ठीक है 1-2 उनके एलाइज भी कैबिनेट में थे, पर मतलब डिपेंडेंट नहीं थी बीजेपी उन पे। आज के दिन में डिपेंडेंट हो गए हैं। तो जिस तरीके से पुल्स एंड प्रेशर्स चलते हैं कोalition में, जैसे आपको याद होगा वाजपेयी जी के ज़माने में या मनमोहन जी के ज़माने में, ये पुल्स एंड प्रेशर्स तो हमेशा होते थे। कुछ ब्लैकमेलिंग चलता था, कुछ डिमांड्स चलते थे और प्राइम मिनिस्टर को सुननी पड़ती थी। वाजपेयी की खासियत तो ये थी कि वो खुद फ़ोन उठा के बात कर लेते थे अपने पार्टनर्स के साथ। मनमोहन सिंह जी तो नहीं करते थे, पर उनके मतलब अहमद पटेल करते थे उनके लिए सारा मैनेजमेंट। अब ये देखना पड़ेगा कि ये मैनेजमेंट कौन करेगा मोदी सरकार के। अगर आज तो खुद मोदी जी ने फोन किया, नहीं, आज की बात दूसरी है, पर जब आज की बात दूसरी है, जब सरकार बन जाएगी और बाद में जब मुद्दे उठेंगे, मसले उठेंगे, तब कौन ये मैनेजमेंट तो कौन करेगा। जी, जो अभी नंबर्स आए हैं अमिताभ, उसमें अब बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा सहयोगियों पर। तो इसमें एक मुश्किल दिखाई दे रही है। जो नए कर्णधारों की बात कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार, जिनके ऊपर अभी सभी निगाहें हैं, मतलब इतने मीम्स आने लगे हैं कि सब उनकी तरफ देख रहे हैं कि हमारी तरफ देख लीजिए, इस तरह के मीम्स चलने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश सबके हैं। वो पटना में लगा था, आज एक बार फिर से वायरल हो रहा है। हाँ, कि नीतीश सबके हैं। तो ये जो एक मुश्किल अभी आने वाली है। देखिए, मुश्किल से ज़्यादा देखिए 2 बातें हैं, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी की बात है किसी भी अलायंस में। तो अभी भी 290 या उसके आसपास जो आंकड़ा है, उसमें से 244-45 बीजेपी के पास है, तो डोमिनेंट लार्ज पार्टी है।
नीतीश कुमार के साथ अलायंस काफ़ी दिनों से है, काफ़ी सालों से है, बीच में वो ज़रूर आते जाते रहे हैं। अब नीतीश कुमार को एनडीए ब्लॉक से ज़्यादा कुछ खास इंडिया ब्लॉक ऑफर नहीं कर सकते। अगर आप कोalition के पुल्स और प्रेशर्स में प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दे तो ओनली प्रधानमंत्री पद के अलावा, करेक्ट, अदरवाइज उनके लिए चर्चा तो कोई चलने लगी है इसकी। नहीं, डेप्यूटी पीएम की चर्चा चल रही है, पीएम की नहीं चल रही। तो अब उनके लिए अपसाइड तो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए है, करेक्ट। अब वो कांग्रेस पार्टी को अगर 100 सीटें आई हैं तो इट लुक्स डाउटफुल। और चंद्रबाबू नायडू जो हैं, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी उनके लिए लकी चार्म है। टीडीपी का कंट्रोल जब से नायडू के पास आया है, जब से बीजेपी के साथ अलायंस होता है तो उनकी सरकार बनती है। एक ये भी बात है। तो पुल्स एंड प्रेशर्स, कोलिशन पॉलिटिक्स हमको देखना पड़ेगा, ये आगे जाकर के कैसे हैंडल करते हैं, कंसेंसस बना के चलना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी काफ़ी एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है। अगर आप ऐसे ध्यान दें कि अगर ये 2 स्ट्रेटेजिक अलायंसेस नहीं हुए होते, नीतीश कुमार की वापसी नहीं हुई होती इंडिया ब्लॉक में, और टीडीपी के साथ अलायंस नहीं होता, तो आज क्या नंबर होते? दोनों का नंबर बराबर हो जाता बिल्कुल, क्योंकि 30 सीटें दोनों के पास हैं, 30 सीटें इधर से उधर हो जाती है। तो शायद उनके पास एक ग्राउंड फीडबैक और नेटवर्क था कि शायद। लेकिन आरती जी, ये जो गठबंधन युग में वापसी हुई है, इससे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, पुल्स एंड प्रेशर्स अलायंस पार्टनर्स के होते हैं। वो दबाव अटल जी ने भी झेला, मनमोहन सिंह जी ने भी झेला। वो तो कहते थे कि कंपल्शन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, बिल्कुल, ये बात वो कहते थे। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, वो चाहे चंद्रबाबू नायडू के खेमे से मिल रहे हों या नीतीश कुमार के खेमे से मिल रहे हों, उनके लिए अपने राज्य का जो इंटरेस्ट है वो सुप्रीम है, वो पैरामाउंट है। चंद्रबाबू नायडू अब तो कमान संभालने जा रहे हैं 5 साल के वनवास के बाद, और काफ़ी कुछ व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने झेला भी है, जेल में भी उनको भेजा गया। वो ये भी कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी कार्यकाल होगा। अब इसलिए वो चाहेंगे कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को पूरी मदद दे। इसमें स्पेशल पैकेज की बात भी हो सकती है, और करीब करीब यही मांग जो है बिहार की भी लंबे समय से चलती आ रही है। दूसरी तरफ मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है, उसमें वो इस तरह की जो मांगे होती है, जो कि उनको लगता है कि शायद देश के खजाने के साथ कुछ भी अगर उसमें ऊंच नीच हो तो वो उसको मंजूर नहीं करेंगे। एक ये बात। दूसरी जो वेलफेयरिज्म चलता है, जन कल्याण, लोक कल्याण की बात होती है, उसमें भी जो रेवड़ी की बात उठती है कि रेवड़ी ना बांटी जाए, तो क्या वो उससे बचना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस गठबंधन की राजनीति में? अब आज के दिन में ये सब कहना मुश्किल है, पर अगर आपको याद है जब चंद्रबाबू नायडू वो NDA 1 में समर्थक थे, तो उन्होंने बहुत प्रेशर डाला था वाजपेयी जी पे, और बहुत सी चीज़ें मिली उनको। आपको रोकूंगा क्योंकि स्मृति ईरानी बोल रही है, उनको सुन लेते हैं। जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। भारत माता की। स्मृति ईरानी ये साफ कह रही हैं कि रिश्ता उनका बना रहेगा अमेठी से, लेकिन स्मृति ईरानी की जो कहानी है यहाँ पर, या किशोरी लाल की, वो बहुत बड़ी कहानी है आरती जी, और एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जायंट किलर स्मृति ईरानी को कहा गया, और जायंट किलर को किल करने के लिए एक और नए जायंट किलर उभरे हैं, और अच्छे खासे वोट से वो जीते हैं। तो ये भी लोग कहते थे कि अगर बहुत एंटी मोदी वेव होगा तभी वो हार सकती हैं, बट जिस तरह से वो हारी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता से जैसा प्रोजेक्ट किया गया, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की एंटी स्मृति ईरानी वेव था जो सुनने में आ रहा था, वो यही था एक्चुअली। जो लोग वहाँ ट्रैवल किए थे और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी, जो भी जा रहे थे वो यही कह रहे थे कि स्मृति ईरानी के खिलाफ मूड काफ़ी नेगेटिव था। पर अगर हम गठबंधन में वापस आएँ तो देखिए, कई टेंशन पॉइंट्स हैं इस गठबंधन में। अगर जैसे मैंने कहा, चंद्रबाबू नायडू वाजपेयी जी से तो पैसा मांगते रहे आंध्र प्रदेश के लिए, और उनको मिलता रहा, क्योंकि वाजपेयी जी मतलब देते थे, वो जेनरस थे। नीतीश कुमार के साथ टेंशन पॉइंट है कास्ट सेंसस, जो नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा प्लैंक रहा है, और जो बीजेपी नहीं करना चाहती है। अब आज के दिन में नीतीश कुमार के पास ज़्यादा लोकसभा सीट हैं बिहार से बीजेपी के मुकाबले में, तो दबाव तो बनता रहेगा।
और ये कास्ट सेंसस तो अपोजिशन भी डिमांड कर रही है, राहुल गांधी का भी एक बड़ा प्लैंक रहा है ये। तो ये कैसे कैसे मोदी झेलेंगे, कैसे कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखने में, क्योंकि ना तो मोदी कंसेंसुअल फिगर है वाजपेयी के जैसे, और ना उनके नंबर 2 जो हैं अमित शाह, वो तो और भी कठोर हैं और भी मतलब जो एक डिसीजन ले लिया तो ले लिया। पर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो है आरती जी कि जब मोदी जी थे मुख्यमंत्री गुजरात में तो जाहिर सी बात है वहाँ उनको पूर्ण बहुमत मिलता रहा, तो कभी गठबंधन सरकार चलाने की नौबत वहाँ पर आई नहीं, वहाँ तो वैसे भी 2 ही पार्टियाँ हैं। और जब यहाँ दिल्ली आए तो यहाँ पर उनको पूर्ण बहुमत बीजेपी को अपने आप मिल गया। इसके बावजूद भी वो एनडीए सरकार ही बोलते रहे, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, उसमें चाहे बीजेपी को बहुमत मिला हो, सहयोगियों को जगह भी दी गई। और दूसरी बात ये भी है कि अटल जी के समय जो संख्या आई थी 182, वो थी बीजेपी की, और अब बीजेपी 300 पार भी कर चुकी थी 2019 तक। तो ये दोनों में एक बड़ा अंतर भी तो है जो शायद सरकार चलाने में एक भूमिका निभाएगा। अब देखिए ये एनडीए तो मुझे जो लगता है मोदी जी को एनडीए इस बार, ये जो पिछले 5 साल में एनडीए तब याद आया जब चुनाव आ रही थी, नहीं तो कहाँ एनडीए याद आया। ठीक है, 1-2 लोगों को उन्होंने मिनिस्ट्री में दे दी, पर आपको याद होगा कि शुरुआत में उन्होंने जेडीयू को मिनिस्ट्री नहीं दी थी और झगड़ा चलता रहा नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश कुमार ने फिर बोल दिया कि ठीक है, हमको नहीं चाहिए, हम कैबिनेट नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये टेंशन्स तो चलते रहे। अब एनडीए वो कहते रहे, पर कैसे उनका स्वभाव हो, कैसे उनका बिहेवियर होगा पार्टनर्स के साथ। जो आप कह रहे हैं, पर इसमें पूरे चुनाव में एनडीए की बात नहीं, बीजेपी की भी बात नहीं थी, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की नहीं वो थी। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए कि जो नारा था 400 पार का, वो तो एनडीए के लिए ही था। और जिस तरह से बीजेपी ने, जब आईएनडीआई या गठबंधन बना तो बीजेपी ने फिर अपना भी कुनबा बढ़ाना शुरू किया। चंद्रबाबू नायडू खुद ज़्यादा इच्छुक थे, जो बात अमिताभ कह रहे थे कि लकी चार्म है चंद्रबाबू नायडू के लिए बीजेपी, तो नायडू इस बात को जानते थे, इसलिए गठबंधन की पहल उनकी ओर से की गई। और जो उनके अपने सहयोगी पवन कल्याण, वो ज़्यादा इच्छुक थे कि बीजेपी और टीडीपी साथ में आए। और आपने ये भी देखा होगा कि बीजेपी ने कोशिश कहाँ कहाँ नहीं की। आज उड़ीसा में बीजेपी अपने बूते पर सरकार बना रही है। एक बहुत बड़ी घटना है कि पूर्व के एक राज्य में बीजेपी अपने बूते पर सत्ता में आ रही है, तो बीजेडी के साथ भी वहाँ पर गठबंधन की बातचीत चली, हालांकि वो बात सिरे नहीं चढ़ सकी और उसका फ़ायदा बीजेपी को आज मिल रहा है कि उसकी अपनी सरकार वहाँ बन रही है। अकाली दल के साथ भी बातचीत चली, लेकिन अकाली दल की अपनी कुछ शर्तें थी जो वो जाहिर सी बात है कि नहीं कर पाए। तो ये तो कोशिश अमिताभ जी की बीजेपी ने अपनी ओर से, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद वापसी करना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम होता है। जी बिल्कुल कोशिश करी, और 2 अलाइज, प्राइम अलाइज आज उनके साथ हैं, जेडीयू और टीडीपी, जिसकी वजह से सरकार बन रही है। आप एक साथ आप ऐसा कह सकते हैं। आरएलडी को भी अपने पाले में लिया, कुछ अलाइज के साथ बातचीत नहीं बनी, तो एनडीए हो सकता है और एक्सपैंड हो। इसका एक्सपेंशन ये एंड हो चुका है, ऐसी बात भी नहीं है। एनडीए का एक्सपेंशन इज, आई मीन एनी अलायंस का एक्सपेंशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल अभी जीत के आए हैं, जो आपका नंबर शायद 19 या 20 के आसपास है, जो नॉन अलाइंड है। लार्जली होता है कि छोटे पार्टीज जो नॉन अलाइंड हैं वो सरकार के साथ उनका अलाइनमेंट होता है, बिकॉज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के फंड के लिए, अपने स्टेट के फंड के लिए बातचीत चलती है। हाँ, इस बार ज़रूर अलाइज की भी संख्या 50 के करीब है, तो मिनिस्टीरियल पोजीशंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक हो सकता था कि बीजेपी अपने हिसाब से पिछले 2 सरकारों में उसने एलोकेट किया होगा, अब वो डिमांड जरूर रीजनल पार्टीज की तरफ से अपने अपने स्पेसिफिक और पसंदीदा मंत्रालय के लिए आएगा। सीसीएस में भी आपको लगता है कोई एलआई पार्टनर आ सकता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में? हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए 2 दल जो हैं उनके 50 सीटें हैं, 370 प्लस 30 भाजपा का नारा था, सॉर्ट ऑफ या टारगेट था, बट वो अल्टीमेटली हो गया है 240 प्लस 50, तो अलाइज तो बढ़ गए हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। तो ये तो प्रेशर रहेगा। इसको कैसे मियांडर करते हैं जी प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये देखना पड़ेगा। आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इस समय बहुत हद तक तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। अब क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर, जिस तरह का प्रदर्शन रहा आप लोगों का? एक संदेश तो स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर आया है कि देश की जनता जो है सो उसका विश्वास खो चुके हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और नैतिकता के आधार पर उन्हें यह पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास सीधे तौर पर मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और मोदी जी की पार्टी एक स्पष्ट बहुमत भी नहीं प्राप्त कर सकी। और आज एनडीए की बात हो रही है, लेकिन 10 साल तक
एनडीए की कभी किसी ने चर्चा नहीं सुना। एनडीए में जो भी घटक उनके साथ थे, उनकी क्या हैसियत थी, वह सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश जी जो एक बड़ी पार्टी, वहां पर 16 सांसद इनके थे, लेकिन जिस ढंग से मंत्रिमंडल में इनको जगह नहीं दिया गया, जिस ढंग से चिराग पासवान के साथ व्यवहार किया गया, या और भी जो भी उनके कलीग रहे हैं पहले से, लेकिन अभी तो चिराग पासवान और नीतीश जी दोनों उनके साथ हैं। इसके बावजूद ना, मैं आपके पास लौटूंगी, इस वक्त ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं। ममता बनर्जी की बताया जा रहा है कि जो जनसंख्या आई है वो एक तरह से फिर से वहां पे लहर है। ऐसा काम किया है, अयोध्या में हरा है, मोदी जी का सीट में किया है, पोस्टल बैलेट में भी हरा था। मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ? इतना अहम बात किसी के लिए ठीक नहीं है, हमारा लिए भी ठीक नहीं है। हम तो आज इतना आशीर्वाद जनता को मिला है कि हमारा सिर हम नीचू करने चाहते हैं। हम जनता को कहने चाहती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का भाषा में कि हमार माथा নত করে দাও হে তোমার চরণ দুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই, সবটাই মানুষের কৃতিত্ব। আমি মানুষের চোখের ভাষা বুঝি। 2.5 মাস 3 মাস ধরে কোনো ইলেকশন চলতে পারে না। যদি 3 মাস ধরে ইলেকশন চলে, বছরে একবার পঞ্চায়েত, একবার মিউনিসিপ্যালিটি, একবার লোকসভা, একবার विधानसभा, একবার बाई इलेक्शन, तो डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। तो इसी के लिए जो कानून मोदी जी ने किया है, 147 एमपी को एक्सपेल करके, वो कानून अभी कामयाब नहीं होगा। इसी के लिए कि 2/3 मेजोरिटी तो नहीं मिला। 2/3 मेजोरिटी नहीं होने से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता। आप लोगों को पता है ना? पता है तो न पता नहीं है? जो हारा है उसको लिए हमारा कोई दुख नहीं है। हमारा पार्टी को अगर जो हारा भी है उसको हरा गया है रुपया देके, मैं तब भी उसको कंग्रेचुलेट करने चाहूंगी कि वो लोग हिम्मत से लड़ा। जो जगह में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच। हम आज का चुनाव में इलेक्शन कमीशन को जो रोल है, हम कहने चाहूंगी कि ये बीजेपी का कमीशन का तरह काम किया। दे आर जस्ट लाइक हिज मास्टर वॉइस ऑफ बीजेपी। जो कंप्लेन किया वो काम किया। हम रिकाउंटिंग चाहते हैं तो नहीं देता है। बीजेपी को क्यों दिया रिपोल, हमको क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब यही होता है वो चालाकी से मोदी का सीट और 10 बड़ा बढ़ाने चाहते हैं। लेकिन प्लीज याद रखिए, जो सच होता है वो सच आता है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर का बाद नतून प्राइम मिनिस्टर होने से रिजाइन करना है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ता है नया गवर्नमेंट के लिए। लेकिन हम चाहते हैं मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें। होम ममता बनर्जी ने ये सवाल उठा दिया है और कह रहे हैं कि नौतन प्राइम मिनिस्टर, नए प्रधानमंत्री के बनने के पहले उनको मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरे, हाँ वो तो प्रक्रिया है, कल कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद पर इस्तीफा ईवीएम पे अभी भी, हालांकि उनकी सीटें अच्छी आई हैं, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाना वो भूली नहीं। उन्होंने सवाल उठा दिया और ये भी बात कही कि अहंकार जो है वो नहीं होना चाहिए, और कुछ उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को भी कोट किया है। पर अमिताभ जी, बंगाल में जो मुद्दे उठाए गए थे, जमीन पर वो काम नहीं किए। संदेश खाली का लगता था कि कुछ असर होगा, लेकिन संदेश खाली का असर हुआ नहीं, और या उस तरह से गोलबंदी जिसे कहते हैं वो नहीं हुआ। दूसरे, क्या मुस्लिम वोट वहां बहुत कंसोलिडेट हुए इस मुद्दे को लेकर? संदेश खाली के ऊपर 29 सीटें आ रही हैं और बीजेपी 12 पर है। संदेश खाली के ऊपर बहुत सारे क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हो गए एंड में। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस टीएमसी ने भी रिलीज कर दिए कि वहां पर कुछ पॉलिटिकल साजिश थी वगैरह। फोकस बहुत था, मेहनत बहुत थी, बीजेपी का फोकस बहुत था, क्योंकि वहां पर बीजेपी को गेन्स करनी थी, क्योंकि बीजेपी को आभास था कि
नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में हमारे लॉसेस होंगे तो वहाँ पे गेन्स किए जाए। मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं बात, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAA से गोलबंदी हो गई माइनॉरिटी वोट्स की, एक्चुअली कंसोलिडेशन हो गया, जिसकी वजह से भी शायद ये क्या रिजल्ट आया कारण हो। रहा इस कंसोलिडेशन का? क्या आपको लगता है कि संदेश खाली या इस तरह के जो मुद्दे संदेश उठाए खाली गए? मुद्दा नहीं चला तो वुमेन वोट शायद उनके साथ रहा, क्योंकि उनके भी स्कीम्स काफ़ी पॉपुलर हैं, और CAA के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेट हुआ और स्प्लिट नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी और CPM। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट वहाँ जीत रही, अधीर रंजन चौधरी खुद पीछे चल रहे हैं एज पर ECI वेबसाइट। राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है NDTV पर। ये जो बात RJD के प्रवक्ता कह रहे थे, आपने भी ध्यान से सुनी होगी कि ये जो सरकार थी ये NDA की सरकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में कब ऐसा मौका आया कि जब लगा हो कि NDA के जो सहयोगी उनका सम्मान किया जा रहा है, बल्कि एक एक करके सब छिटकते चले गए। क्या आप इस बात से सहमत हैं, और क्या यही कारण रहेगा कि इसके चलते इस सरकार को चलाने में दिक्कतें आ सकती हैं? दरअसल अगर आप पिछली 2 सरकारों को देखें, जो गठबंधन सरकारें थीं, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो वाकई में गठबंधन सरकारें थीं। ये कहने को NDA सरकार थी, लेकिन पूरी तरह से मोदी जी की सरकार थी। मोदी जी अपनी तरह से चीज़ों को चलाते थे, और वो इलेक्शन भी जो इस बार लड़े वो मोदी का इलेक्शन था, मोदी के नाम पर था। ये बात तो बहुत साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जदयू को लेकर के जिस तरह की चीज़ें पिछली बार हुई थी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तो उसको भी देखें, तो उसमें भी कहीं गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया था। तो मोदी जी दरअसल, और उन्होंने जो नारा भी दिया वो भी बहुत साफ, एक अकेला सब पर भारी, एक नारा तो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था। और उसके बाद मोदी की गारंटीज थी, मोदी की सरकार थी, मोदी को जिताना था, जिसको भी वोट मिलना था मोदी को मिलना था। तो ये सारी चीजें थीं। लेकिन मैं जो चीज़ देख पा रहा हूँ, सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि गठबंधन, अब जो सरकार बनेगी वो कैसे मोदी जी गठबंधन सरकार चलाएंगे। सवाल ये है, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री 100% तय है आज की तारीख में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ये सवाल मेरे दिमाग में है, और उसकी वजह चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें हैं, 14 सीटें आपकी नीतीश कुमार के पास हैं, 2 सीटें RLD के पास हैं। ये अगर सीटें मिला लें तो 32 सीटें होती हैं, और 32 सीटें काफ़ी कुछ चीज़ें तय करवा सकती हैं। और मुझे नहीं लगता है कि NDA के घटक दल जो हैं वो मोदी जी को लेकर, खासतौर पे ये दल मोदी जी को लेकर बहुत सहज होंगे, और उतनी आसानी से इन स्थितियों में, जबकि उनकी राय पर चीज़ें आगे चलेंगी, और ये डिपेंड करता है कि मोदी जी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये सवाल आपने एक इंटरेस्टिंग खड़ा कर दिया। इस पर एक और रिएक्शन अमिताभ जी भी देना चाह रहे थे कि ये सवाल उठ गया है क्या लोगों के मन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या नहीं होंगे, और NDA के घटक इसे लेकर सहज होंगे या नहीं? नहीं, लोगों के मन में नहीं, मतलब विपक्ष के मन में तो ज़रूर। अभी हम देख रहे हैं कि खड़गे जी ने भी वही बयान दिया, ममता बनर्जी ने भी वही बयान दिया है, RJD के स्पोक्सपर्सन भी वही कह रहे हैं। एक मॉरल प्रेशर जरूर एक बनाने की कोशिश, शायद एक माहौल, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री वो मोदी एलाइज के शायद हवाले से नहीं जो कह बने। रहे हैं कि 32 सीटें इनके पास हैं, और चंद्रबाबू नायडू और बट अलायंस तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप में ही लड़े थे ना। कोई बात वही है, ये अलायंस पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, ये 292 सीट्स प्री पोल अलायंस के बेसिस पर आया है। इसमें सीटें और बढ़ भी सकती हैं अदर्स में से, अगर उन्होंने भी अपने लेटर्स ऑफ सपोर्ट दे दिए। 19-20 सीटें हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है इसके ऊपर। कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है NDTV पर। आपसे यही समझना चाहेंगे, अभी हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुन रहे थे, राहुल गांधी जी को सुन रहे थे, क्या भूमिका रहेगी कांग्रेस पार्टी की अब आने वाले समय में? क्या आप सरकार बनाने का प्रयास करेंगे, या एक जिम्मेदार और सशक्त विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? नहीं, देखिए, हम सरकार बनाने की ओर तो अग्रसर हैं, बिल्कुल मैं ये बात कहूंगी। और सबसे पहले तो देश की जनता का इसलिए धन्यवाद और आभार करती हूँ कि मुद्दों पर इस बार वोट दिया है। तो जो जितने मुद्दे थे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, जातिगत जनगणना हो, उसको लेकर जो यूपी के अंदर जो खास तौर पर हमने एक बदलाव देखा है कि दलित वोट शिफ्ट हुआ, OBC वोट का हमने एक बड़ी तब्दीली देखी है। तो मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना मेन तौर पे उसने काम किया और सटीक बैठा। और दूसरी बात की, अयोध्या जैसी सीट पर भाजपा का पीछे होना, मुझे लगता है ये उसका जवाब दे दिया जनता ने। जैसे संजय निषाद जी ने कहा था कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र ही नहीं है, नरेश अग्रवाल जी ने कह दिया था कि भाई राम जी की तुलना रम से कर दी थी, माता सीता की तुलना शराब से कर, मुझे लगता है उसका जवाब मिल गया। और जो मोदी जी अहंकार के आसमान में 400 पार का नारा लगा रहे थे, अपने आप को परमात्मा का देवदूत बता रहे थे, तो लोकतंत्र की जनार्दन जनता ने
मोदी जी को आईना दिखाया है और लूट झूठ द्वेष नफरत घृणा से उन्हें दूर रहने का सबक सिखाया है। ये तो मुझे लगता है साफ तौर पर क्लियर है। तो मोदी जी की छवि तो उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी पहले थी। कहां वो 5.5 लाख वोट से जीत रहे थे, आज 1.5 लाख, और पहले राउंड में जब सुबह शुरुआती रुझान देख रहे थे तो पीछे चल रहे थे। तो मुझे लगता है ये उनकी छवि प्रभावी नहीं रही है। जनता ने तो नकारने का काम किया है। जो अहंकार में अभी आदरणीय ममता बनर्जी कह रही थी, अहंकार की बात कह रही, तो मैं तो आध्यात्मिक प्रवचन करती रही हूं, मैं तो हमेशा कहती हूं, मैं तो कल भी कह रही थी हर चैनल पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ताओं को कि भाई इतना अहम मत कीजिए, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस। और सीधी बात है, जब भगवान राम जी के सामने रावण का अहंकार बढ़ा तो उनके सगे भाई तक छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सामने साथ में आ गए थे। बीजेपी ने दावा किया था, लेकिन दावा तो राहुल गांधी ने भी किया था, एग्जिट पोल आने के बाद कहा था कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटें आएंगी। 295 तो आपको नहीं आई, नहीं, आपकी खुद की सीटें बड़ी जरूर है, लेकिन 100 के नीचे ही आप अभी हैं। तो आपको भी तो एक लंबा रास्ता तय करना है। और जो आप सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, ये नंबर आपको कहां से आएंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की आप पूरे जो सीटें देख रहे हैं, उसके बाद मैं तो कह रही हूँ ना, मैं इस आधार पे कह रही हूँ कि जब रावण का अहंकार बढ़ा तो सगे भाई छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ आ गए थे। तो हम तो कह रहे हैं, जिनके डीएनए पर प्रश्न उठाया था, जिन्होंने पत्र लिखा था कि भाई मैं बिहार का बेटा हूं और पिता उनके स्वतंत्रता सेनानी रहे, बड़े आहत हुए थे नीतीश कुमार जी, तो मुझे लगता है कि उनको भी समझ में कुछ आएगा और मुझे लगता है कि हम सरकार बनाने की ओर बिल्कुल अग्रसर होंगे। आपके पास वापस लौटेंगे। राजेंद्र तिवारी भी हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। और रवीश बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे हैं, वहाँ पे सुबह से उसका माहौल हमें दिखा रहे हैं। रवीश, वहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे, अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है, तो अब क्या खबर और क्या रंग है वहाँ पे? आप अपनी बात कह सकते हैं, शायद रवीश तक हमारी आवाज नहीं आपको आवाज आ रही है? कम से कम ये ढोल नगाड़े हम वहाँ पर देख रहे हैं कि उत्साह में लोग वहाँ पर जुटने लग गए हैं। तो खबर क्या है रवीश, वहाँ से अपनी बात कहिए। थोड़ा भाई आवाज बढ़ा दो यार पीछे से। ये होता है, लाइट रीजन में ऐसा होता है। लेकिन अगर उनको, रवीश को बताया जा सके कि वो बस वहाँ का वर्णन करें, बताएं, अपनी बात कहें, दिखाएं। जी देखिए, मैं इस समय बीजेपी के विस्तार कार्यालय में मौजूद हूँ। ये आप बीजेपी का विस्तार कार्यालय है, जहां पर पूरी तरीके से जश्न मन रहा है अब। और यहीं पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप भीड़ दे सकते हैं। हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नाच गाने का यहाँ पर जो है वो उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हालांकि इस बार बीजेपी को अकेले बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा गया था, तो एनडीए को बहुमत मिली है। ये आप देख सकते हैं, ये विस्तार कार्यालय है और यहाँ पर अच्छे तरीके से इस पूरे विस्तार कार्यालय को सजाया गया है। हम आपको दूसरी साइड में लेकर चलते हैं। अभी यहाँ पर तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको इसी विस्तार कार्यालय में वो जा रहे हैं और कुछ देर के बाद में यहाँ पर विस्तार कार्यालय में तमाम सारे जो नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। यही वजह की जो सड़क है, इस सड़क को भी बंद कर दिया गया है फिलहाल आम यातायात करने के लिए। बड़े बड़े पोस्टर जो है वो सड़क के दोनों तरफ लगाए गए हैं और हजारों की तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं देश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संबोधित करते हैं कार्यकर्ताओं का। लेकिन ये वो जो है उसका जो प्रदर्शन रहा है वो बेहतर प्रदर्शन रहा है। लगातार तीसरी बार जो है वो नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहे हैं सत्ता में काबिज होने की। और अभी जेपी नड्डा के घर पर बैठक भी चली है और उसमें भी जो शीर्ष नेतृत्व है उसने उस बैठक में मंथन किया है कि आखिर कहां पर कमियां रह गई हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये विस्तार कार्यालय को पूरी तरीके से सजाया गया है। वहां पर तो एक मंच प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को जी, तो काफी पटाखे की आवाज भी आ रही है और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा कनेक्टिविटी में समस्या है रवीश, इसलिए आपकी आवाज़ नहीं आ रही। पर अखिलेश, ये जो विस्तार कार्यालय है जहाँ पे सजावट है और प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है, इसके बारे में अगर आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहें कि ये कहाँ है विस्तार कार्यालय? बिल्कुल, ये जो बीजेपी मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसके ठीक सामने इसको बनाया गया है
और इसमें मुख्यतः जो बाहर से अन्य प्रदेश इकाइयों से जो नेता आते हैं उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। और यहाँ पर बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर कि आराम से पीएम मोदी जो है कम से कम 5 से 10 हज़ार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। हर चुनाव के बाद होता भी है कि आप देखते हैं कि वो आते हैं और तो प्रधानमंत्री जनता का यहीं पे स्वागत करते आएंगे हैं। जब आएंगे तो आज ये यहाँ पर जश्न शुरू हो चुका है बीजेपी का, कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर बाद करीब 7 बजे पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने का समय यहाँ बताया गया है। और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो देश की जनता का धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे और साथ ही परिणाम जो आज आए इनका विश्लेषण करेंगे अपने हिसाब से और आगे की क्या उनकी योजना होगी, रणनीति होगी, उसके बारे में भी देश को बताएंगे। तो बैठकें तो चल रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं के माध्यम से धन्यवाद करेंगे जनता का। और इसका इंतजार है कि 7 बजे करीब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे विस्तार कार्यालय में। तो ये कवरेज, चुनावी कवरेज और तमाम चुनावी रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और WWE की तर्ज पर वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन, क्योंकि ये है दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। और जब ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है तो इसका बेसब्री से इंतजार भी हो रहा था और आखिरकार इस चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। और नतीजे क्या हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 293 पर आपको एनडीए नजर आ रही है, 231 पर इस वक्त इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है और अदर्स इस वक्त 19 पर आगे है। कई जगह नतीजे आ गए हैं तो कई जगह अभी भी रुझान चल रहे हैं। हमारे साथ ऑडियंस है, रिंग में मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, हमारी ज्यूरी पैनलिस्ट वहां पर मौजूद है और अब मैं आपको ले चल रहा हूं एलईडी वॉल पर और मैं आपको इस चुनाव से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प आंकड़े बताना चाहता हूं। देखिए पूरा का पूरा चुनाव आप देखिए कि एससी एसटी पर केंद्रित था, ओबीसी पर केंद्रित था। तो ऑल इंडिया एससी सीटें इंडिया गठबंधन 84 में से इंडिया गठबंधन को मिली है 43 एससी सीटें, यानी कि दलित जो वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं। सफलता दर 51%। इसके अलावा एनडीए गठबंधन को 84 में से 37 एससी सीटें मिली हैं, या जिन सीटों पर अभी काउंटिंग जारी है और एनडीए को बढ़त है। सफलता दर 44%। इसके अलावा अदर्स को 84 में से 5% सफलता दर। तो अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन के 7 एससी वोट गया है और इस पूरे चुनाव में आप देखिएगा एससी और एसटी इन दोनों को साधने के लिए इंडिया और एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी थी। अब जरा हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं और ये तस्वीरें देखिए, ये जश्न की तस्वीरें, बीजेपी दिल्ली विस्तार कार्यालय के बाहर की तस्वीरें और वहां पर बीजेपी का झंडा है, पटाखे हैं, रंग हैं, ढोल नगाड़े हैं। तो ये जीत का जश्न है। हालांकि एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है और ये इतना बहुमत है कि जादुई आंकड़े से ज्यादा है। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे और ये बहुत अहम होगा कि आज जब पीएम पहुंचेंगे तो वो वहां पर क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी वहां पहुंचकर क्या कहेंगे, जनता को क्या संदेश देंगे। और ये देखिए, ये है एसटी सीटें, यानी कि आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं। तो उसमें 47 कुल आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से 24 सीटें एनडीए को मिली हैं। इंडिया गठबंधन को मिली है 19 सीटें, सफलता दर 51% और इंडिया को 40%। और अगर आप अन्य को देखें, अदर्स को, तो 47 में से 4 सीटें मिली हैं अदर्स को, या फिर 4 अदर्स वहां पर आगे लीड लिए हुए हैं। 9% सफलता दर है। तो जहां एससी सीटों में इंडिया गठबंधन आगे था, वहीं एसटी सीट अगर आप देखें तो करीब करीब आधे से ज्यादा, इसीलिए सफलता दर 51%। बीजेपी ने कहा था 51% वोट शेयर से इसको इस बार हमको ज्यादा वोट लेने हैं, लेकिन एससी और एसटी और इन दोनों के लिए अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाना हो, बिरसा मुंडा जयंती हो, तमाम ऐसी योजनाएं। रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर, और उसे कहा गया कि ये जनजातीय गौरव का ये प्रतीक है। तो इस तरह से एससी और एसटी को साधने की पूरी कोशिश हुई थी। और हमारे साथ कुछ हमारी ऑडियंस मौजूद है, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। जरा मुझे ये बताइए कि
इन नतीजों को देखकर क्या इसी तरह के नतीजे की उम्मीद आपने की थी या कुछ सोचा था, कुछ हुआ? सोचा तो ये नहीं था, हालांकि जो सोचा था उससे बहुत विपरीत हुआ है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प की बात है कि अब पूरी सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में देखी जा रही है। ठीक है, नई सरकार से क्या चाहते हैं? सर, नई सरकार से ये चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसके जो मुद्दे हैं उन पे काम करे, जो कि मुद्दे पिछली सरकार में निगलेक्ट हो गए थे। और सर, जैसा हमारा रिजल्ट आया सर, बिल्कुल ऐसे रिजल्ट सोचा था कि जिसमें क्या कहते हैं कि हमारे तो आप पहले क्यों नहीं मिले हमको? इन्होंने पहले सोच लिया था रिजल्ट कैसे आने वाला है। जी बताइए। 2019 के चुनाव के बाद जहां पे बीजेपी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, उसके बाद जो इस प्रकार 2024 के चुनाव में इस प्रकार का नतीजा आना, ये देश के लिए कहीं हद तक बहुत अच्छे लाइन पे देश की जनता ने इनको वोट किया है। इससे ये पता चलता है कि आपका जो घमंड है वो कहीं हद तक आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट हुआ और बाकी ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य में भी ये पार्टी ज्वाइन करेंगे पक्का युवा नेता के तौर पे। और अगर इधर की ऑडियंस की बात नहीं सुनूंगा तो नाइंसाफी हो जाएगी। इन नतीजों पर कोई बोलेगा जल्दी से? इन नतीजों पर कोई बोलेगा? हाँ बताइए। इंडिया गठबंधन से मुझे काफ़ी उम्मीदें थी और कम से कम सरकार नहीं तो एक मजबूत अपोजिशन बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि अगर सरकार नहीं बनी तो कम से कम मजबूत विपक्ष हो, और लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है। और सीधा अब आपको WWE स्टाइल में रिंग में लिए चलते हैं, जहां मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, अखिलेश जी और नगमा जी। ओवर टू यू। शुक्रिया आसिफ। और इस वक्त रिंग से तो खबर यही आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे के करीब बीजेपी के विस्तार कार्यालय पे पहुंचेंगे और वहां पर वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं, बीजेपी समर्थकों को संबोधित करेंगे। 7 से 8 बजे के बीच का ये समय दिया गया है। वहाँ पर हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि काफ़ी लोग जमा हुए हैं, ढोल नगाड़े और तमाम रंग। और ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है। इसमें सड़क के दोनों ओर पीएम के लिए बड़े बड़े बैनर भी लगे हैं और उस मार्ग को बंद किया गया है क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। 7 से 8 के बीच का टाइम है और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ से आज क्या कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि विपक्ष से अखिलेश कई आवाज़ें उठने लग गई हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और इस तरह की तमाम बातें। और हालांकि बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो संख्या नहीं आई जिसकी बीजेपी बात करती थी और अपने दम पे बीजेपी को वो बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है। बिल्कुल, विपक्ष तो जहाँ तक इस्तीफे की मांग है वो तो मेरे ख्याल से 22 साल से नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहा है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी इस्तीफा मांगते थे, 10 साल से यहाँ है तब भी मांगते हैं। लेकिन ये जो जीत है, ठीक है, बीजेपी को जैसी उम्मीद थी वैसी जीत नहीं है, लेकिन ये जो जीत है ये भी कम नहीं है। 2 बार लगातार सत्ता में रहने के बाद आप तीसरी बार जीत रहे हैं। ये तो नेहरू जी का, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि रिकॉर्ड बराबर कर रहे हैं, क्योंकि नेहरू के अलावा अभी तक कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं जो लगातार तीसरी बार जीते। तो उस लिहाज से जीत तो उन्हीं की है। जीत में हाँ थोड़ी जैसी जीत है वैसी जीत नहीं है, थोड़ा फीकी है। जो स्वाद होना चाहिए तो उसका मीठा स्वाद नहीं है। बीजेपी के पास खुद उतने आंकड़े नहीं है। आरती जी, आप कुछ कहना चाह रही है? ये एनडीए की जीत बताई जा रही है। यही मैं कहना चाह रही थी कि अब हमको देखना है। अब आप अगर देखेंगे जो पहले एनडीए 1 की सरकार थी और फिर यूपीए की सरकार थी, दोनों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था क्योंकि कोalition गवर्नमेंट था। तो मतलब जो लार्जेस्ट पार्टी थी उसके प्रोग्राम पे नहीं चलेगी, पर उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। और दोनों यूपीए और एनडीए ने कन्वीनर बनाए थे जो मतलब अलायंस को मैनेज करते हैं। अब अगर ये सचमुच में एनडीए सरकार है तो ये भी क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, ये भी क्या कन्वीनर अपॉइंट करेंगे ये मैनेजमेंट करने के लिए, ये भी क्या रेगुलर मीटिंग्स करेंगे जैसे एनडीए 1 करती थी या यूपीए करती थी, हर महीने या हर 2 महीने में मीटिंग करेंगे क्या? तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि मुझे याद है कि जब एनडीए पहले बना था, जब मोदी जी के पहले टर्म में, तो उस टाइम नरेश गुजराल जी थे एमपी, वो अकाली दल को रिप्रेजेंट करते थे और वो खुलेआम टीवी पे बोलते थे कि हमको तो बुलाया ही नहीं जाता है, कोई एनडीए की मीटिंग होती ही नहीं है, हमसे तो कुछ पूछा नहीं जाता है। तो अब कैसे चेंजेस होंगे ये देखने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखने। और यही बात है कि जो आंध्र प्रदेश का चुनाव है उसमें टीडीपी का अपना मैनिफेस्टो अलग है और बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो अलग था, और जो टीडीपी के कुछ वादे थे उससे बीजेपी एग्री नहीं करती थी। और ये जो लोकसभा का चुनाव भी था, बीजेपी ने यहाँ पर केंद्र में अपना एक मैनिफेस्टो अलग जारी किया, सभी सहयोगियों ने अपना अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किया। तो ऐसे में देखने की बात होगी क्या कोई एक फॉर्मल मैकेनिज्म बनेगा। ये कहा गया कि कल या फिर परसों एनडीए की एक बैठक बुलाई जा सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, ये लगातार सभी सहयोगी दलों के संपर्क में, सबको आमंत्रित किया जा रहा है। मुझे लगता है उसी बैठक में औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति के पास जाके सभी लोग मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो जो एक प्रक्रिया होती है सरकार बनाने की वो होगी, लेकिन उससे पहले चर्चा ज़रूर होगी
वो तमाम मुद्दे जो आप कह रही कि कोई कन्वीनर होगा नहीं होगा, क्योंकि आप जानती हैं कि शरद यादव काफ़ी समय छुप भी थे इस बात के लिए कि उनको ये पद दिया जाए, और एक ज़माने में आप जानती हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस अटल जी के टाइम पर उनके पास ये जिम्मेदारी थी। तो क्या कुछ वैसा एक मैकेनिज्म क्रिएट होगा नहीं होगा, ये देखने की बात होगी। और आपको याद होगा कि उन दिनों में जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, वो बीजेपी का खास मुद्दा था, पर उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कभी नहीं डाला। तो अब जैसे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड की बात की है, या वन नेशन वन पोल की बात की है, क्या ये मुद्दे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आएंगे? एक तो पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा कि नहीं, और फिर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कौन कौन से मुद्दे डाले जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। इसमें एक मुद्दा और भी है नगमा, वो ये है कि जो सहयोगी हैं बीजेपी के, अगर चंद्रबाबू नायडू को आप छोड़ दीजिए तो बाकी चाहे नीतीश कुमार हों या फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हों, वो ऐसे सहयोगी जिनको अपनी सरकार चलाने के लिए बीजेपी की दरकार है। तो अगर राज्य में उनको अपनी सरकार चलानी है तो उनको बीजेपी का समर्थन वहाँ चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ केंद्र में अगर बीजेपी को अपनी सरकार चलानी है तो उनको इन राज्यों की इन राज्य पार्टियों की ज़रूरत होगी। तो इस तरह दोनों का संतुलन बना रहेगा, मुझे लगता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। किसी भी कोalition में गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, और जैसा आपने कहा अभी तीनों ही सरकारों को, अगर आप टीडीपी भी देख लें तो वहाँ भी ठीक है, पवन कल्याण और बीजेपी कुछ तो सीटें आई हैं, ठीक है, तो एक प्रचंड जो बहुमत है थोड़ा तो कम हो ही जाएगा अगर दो सरकारें ना रहे तो, दो दलों का समर्थन ना रहे तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। लेकिन कन्वीनर या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या रेगुलर मीटिंग्स करना, आई थिंक ये ऑपरेशनल इश्यूज हैं, ये कैसे गवर्नेंस होगी। आई थिंक जैसा आपने कहा कि सबसे पहले तो ये है कि भाई नेता चुना जाएगा, उसके बाद मुझे भी लगता है कि जैसे मैम कह रही है कि भाई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनेगा, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो अगले 5 साल जो उसका एक जो रोड मैप तैयार होगा उसके ऊपर सरकार काम करेगी। ऑफ कोर्स इस बार अलाइज का भी कंट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन ऑफ मिनिस्टर जो उनके रहेंगे वो भी ठीक ठाक रहने वाला है। तो ये सारी बातें जो है मिलजुल कर मुझे लगता है अलायंस। तो हम लोग ये बात लगातार कर रहे हैं ना गठबंधन की, कि अब गठबंधन सरकार बनेगी और क्या चुनौतियां होंगी और किस तरह अलाइज को एडजस्ट करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर अखिलेश, जहां पर बीजेपी के मतलब नए कमल खिले हैं, जैसे साउथ में कई जगहों पर या उड़ीसा में, उसकी भी बात करना चाहेंगे और कुछ ग्राफिक आपको दिखाना चाहते हैं, खास करके दक्षिण के राज्यों की, जहां पर बीजेपी की सीटें जो हैं वो बढ़ी हैं या बीजेपी ने वहां अपना परचम लहराया है और बीजेपी के इनरोड्स हुए हैं, क्योंकि दक्षिण पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी था। तो ये ग्राफिक आपको दिखाएंगे पहले हम दक्षिण के राज्यों के, और इसके ऊपर भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि कहाँ पर क्या बढ़त हासिल हुई है। इस वक्त साउथ से बीजेपी की जो बढ़त मिली है उसमें कई नई सीटों पर कमल खिला है। कर्नाटका में तो आप देख ही रहे हैं कि एनडीए को 19 सीटें मिली, हालांकि यहाँ 7 सीटें जो हैं वो कम हुई हैं। अब आप देखें कि केरल में भी बीजेपी की एंट्री हो गई है, और ये जो है वो बड़ी बात है कि केरल में बीजेपी ने अपनी जगह जो है वो बना ली है। जीते हैं त्रिशूर में, और शशि थरूर हारे हैं। नहीं, शशि थरूर तो जीत गए, लेकिन त्रिशूर जो सीट थी वहां से सुरेश गोपी बीजेपी के जीते। पहली बार बीजेपी के इतिहास में, जनसंघ के इतिहास में पहली बार हुआ कि केरल में जीते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट संकेत है और एक तरह से वहाँ पर एक शुरुआत हुई है। और तेलंगाना में बीजेपी 8 सीटों पर आगे रही है, 4 का फायदा हुआ है बीजेपी को। तो साउथ से बीजेपी की जो बढ़त मिली है, तमिलनाडु में 1 सीट पर आ गए, पर जैसे केरल की बात है तो केरल को अगर आप एनालाइज करें, और बीजेपी का बहुत ज़्यादा साउथ पुश इस दफ़ा रहा था, और प्रधानमंत्री ने, आपको संख्या याद होगी कितनी रैलियां की वहाँ पर, और कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जबकि इस साल की शुरुआत में आरती जी जो उनकी एक तरह से कहें कि 2024 के चुनाव के लिए शुरुआत हुई है, वो तमिलनाडु से उन्होंने की। तमिलनाडु और पुडुचेरी सबसे पहले वो गए थे। तो जितनी वो रैलियां हुई उस हिसाब से जो यहाँ पर गेन्स दिख रहा है, उसको अगर आप आके तो उस हिसाब से प्रोपोर्शन में कुछ मिला है। केरल और तमिलनाडु दोनों में अकाउंट ओपनिंग की लड़ाई थी और वोट शेयर की लड़ाई। वोट शेयर बीजेपी का केरल में हमेशा 16% के आसपास रहा है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होता था। इस बार 5 सीटों पर बीजेपी को उम्मीद थी, इंक्लूडिंग शशि थरूर की सीट, वहाँ पे सेकंड आ गई बीजेपी, और 1 सीट पर निकल के आई है। तो आगे के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें ज़रूर बीजेपी और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। उड़ीसा की बात करना चाहूँगा आरती जी, क्योंकि इस सबके संदर्भ में हम उड़ीसा की बात भूल रहे हैं। 24 साल तक नवीन पटनायक का एक छत्र राज्य वहाँ पर रहा, और पूरे हर मुद्दे पर पिछले 10 साल में बीजेपी का समर्थन वो करते आए। बल्कि इस चुनाव से पहले तो यहाँ तक बात हुई थी कि दोनों पार्टियों का आपस में गठबंधन हो सकता है, और किसने सोचा होगा कि जिन 2 पार्टियों में आपस में गठबंधन की बात चल रही थी, उन्हीं में से एक पार्टी उसको सत्ता से बेदखल कर देगी। और बीजेपी के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य उड़ीसा जैसा राज्य, वहाँ पर वो अपने बूते पर सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है।
तो जहाँ तक मुझे मालूम है, ये गठबंधन की बात तो बीजेडी की तरफ से शुरू हुई थी, क्योंकि मेरे ख्याल में नवीन पटनायक को कुछ संकेत मिल रहे थे हाँ कि 4 टर्म तो चीफ मिनिस्टर हो रह चुके थे, तो 5वां टर्म जीतना मुश्किल है जी। तो इसीलिए उनको बीजेपी की समर्थन चाहिए थी। पर मैंने सुना था कि बीजेपी के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने बहुत इसका विरोध किया, क्योंकि उनको मतलब ज़मीन से जो खबरें मिल रही थी वो ये था कि बीजेपी को एक्चुअली बढ़त मिल सकती है इस बार, और अगर वो नवीन पटनायक के साथ अलायंस करें तो उनके लिए ये मतलब वो कमज़ोर हो जाएंगे और जो उनको बढ़त मिल रहा था वो चला जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस बात का मलाल की चर्चा क्यों हुई, अगर ये चर्चा नहीं हुई होती गठबंधन की तो आज शायद बीजेपी 100 सीटें भी पार कर लेती। अखिलेश जी, राजेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पर शायद अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे। राजेंद्र जी बहुत देर से खामोश हैं, आप सुन रहे थे चर्चा साउथ की भी, ओडिशा की भी, आपका कमेंट, आपका आकलन क्या है इस पर? पहली बात तो मैं करेक्ट कर दूं आपको कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी लीड में नहीं है, उनकी जो गठबंधन है उसकी एक पार्टनर पार्टी वो एक सीट पर आगे है। हाँ। तो ये पहले देख लेना चाहिए। धन जी बिल्कुल। दूसरा, केरल में जो पिछली बार उनका वोट परसेंटेज था वो 13% के आसपास था, 16% नहीं था, 16% इस बार पहुंच रहा है। तो ये दो बातें। तो मैं जिस बात पर आना चाह रहा था कि हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि गठबंधन जो अभी एनडीए है उसमें नेता तय हो गया है। मैं पहले भी मैंने ये बात बोली है, ये सवाल बड़ा सवाल है और इसको गंभीरता से मुझे लगता है लेना चाहिए। आप लड़ाई लगाना चाह रहे हैं लगता है तिवारी जी। नहीं, आप लड़ाई लगाना चाह रहे हैं? ना, मैं सिर्फ एक फैक्चुअल चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश जहाँ से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं वहां पर 33 सीटें आई हैं और वोट परसेंटेज 49.9 से घट के 41 पॉइंट समथिंग हो गया है और 33 सीटें रह गई हैं। उनका अपना जो मार्जिन था वो 5 लाख से घट के 1.5 लाख रह गया है। एक पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट, गुजरात जो उनका गृह राज्य है वहां पर भी वोट परसेंटेज घट गया है और 1 सीट कम हो गई है जो 2014 और 2019 में नहीं हुई थी। और तीसरी बात यह कि मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसने अपनी न सिर्फ सीटें बढ़ाई बल्कि पूरी सीटें बड़े राज्यों पर। राजेंद्र जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि इसके मध्य प्रदेश की बात हो रही है कि वहां पे सब सीटें जीती और वोट जो शिवराज सिंह चौहान जीते हैं वो कितने मार्जिन से जीते हैं? शिवराज सिंह चौहान का मार्जिन बढ़ा रहा है और इंदौर की जो सीट है शंकर ललवानी की, वहां से उन्होंने 9.5 लाख से जीते हैं वो। जी जी, सबसे ज्यादा मार्जिन से शिवराज चौहान जीते हैं। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ चीजें इस तरह की नहीं होंगी क्या? ये सवाल है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी और अमित शाह को सर्वमान्य नेता मान लिया गया है भारतीय जनता पार्टी, सब लोग मान लेंगे उनको। पर आपने पहला बात ये शुरू मुझे कर दी लगता है कि इसमें दिक्कत आएगी। दूसरी बात ये है कि सवाल इस पर नहीं होगा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, सवाल ये होगा कि मिनिमम कॉन्सेंसस का लीडर कौन होगा जिस पर नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू ये सारे लोग सहमत होंगे। क्योंकि जो अभी अमिताभ जी कह रहे थे, ये लोग कोलिशन में रहते हुए दूसरे कोलिशन में गए हैं। ऐसा नहीं कोलिशन में रहते हुए यही पहली बार चुनाव जीते हैं, ये इससे पहले भी कोलिशन में रहते हुए विधानसभा चुनाव जीते और फिर उन्होंने बदल लिया। चंद्रा बाबू कोलिशन में रहते हुए आए और कोलिशन छोड़ दिया। तो ऐसा ये कोई असामान्य चीज नहीं है, ये चीजें बहुत कॉमन इन लोगों के लिए हैं। इनके लिए कॉमन है, पर अमिताभ जी मान के चल रहे हैं कि प्री पोल अलायंस था तो उसका सम्मान किया जाएगा। टीडीपी ने जब अलायंस छोड़ा था तब वो विपक्ष में थी, सत्ता में नहीं थी। नीतीश कुमार ने जब भी अलायंस छोड़ा वो सत्ता में थे और वो वापस आए। ठीक है, तो बात है, ठीक है, वो कहा जा सकते हैं, कहा नहीं सकते हैं, तो अटकलें हैं। केरल में भी जो पिछले बार का वोट शेयर है, बीजेपी अलायंस में लड़ती है वहां पर बीडीजेएस के साथ, इसीलिए वहां पर 16% था पिछली बार, क्योंकि 4 सीटों पर बीडीजेएस लड़ी थी। कह रहे हैं कुछ तिवारी जी, इनकी आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ। मैं सिर्फ बीजेपी के परसेंटेज की बात कर रहा था। और दूसरी बात की जो आदिवासी सीटों की बात हो रही है, झारखंड की 5 आदिवासी सीटें, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। चाईबासा में, लोहरदगा में, खूंटी में, जहां अर्जुन मुंडा जैसा कद्दावर नेता 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारा है। इसके अलावा दुमका में और राजमहल में, इसमें सिर्फ राजमहल और चाईबासा ही इंडिया गठबंधन के पास थी इससे पहले। तो इतना सरल नहीं है जिस दरअसल हुआ ये, मुझे लगता है तिवारी जी की बार इतना ऊंचा सेट कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने खुद के लिए कि अब अगर उससे थोड़ा सा भी नीचे होता है तो लगता है कि उनका प्रदर्शन खराब रहा। जबकि उन्हीं के रहते हुए बीजेपी ने 2 बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। ये बात देखिए आप।
तिवारी जी बात अग्री से नहीं कर रहे। दिया कि ये बात नहीं है। 2014 में 282 सीटें आई थी, उसके बाद 303 सीटें आई। इस बार अगर 240 वरना ये भी हुआ है तिवारी जी की RJD 244 सीटें लेकर नरसिम्हा राव जी 91 प्रधानमंत्री बने थे और पूरे 5 साल तक अल्पमत की सरकार चलाई थी। यहाँ तो अटल जी ने 182 सीटों पर 6 साल तक सरकार चलाई है गठबंधन की। मनमोहन सिंह जी ने 145 पर, उसका 210 सीटों पर सरकार चलाई है। तो गठबंधन सरकारों का इतिहास रहा है देश में, ऐसा नहीं है। 5 सालों का रहा है। हाँ, कई सालों का रहा है। ठीक है, सेम हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर हमारे पास वक्त इतना है, पर आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साधना भारती भी हैं। आपके आखिरी कमेंट ले लें, एक आप सुन रहे हैं इस बात को लगातार। साधना जी हाँ। जी देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी कह रहे हैं सर्वमान्य नेता, तो अभी ये तो पता लगना बाकी है एनडीए में, क्योंकि अभी खालिद अनवर जी का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। तो अभी तो मालूम होगा कि होना क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो मोदी जी कह रहे थे यूपी के 2 लड़के क्या कर लेंगे, तो उन्हें जवाब मिल गया। मैं तो भाषणों में भी कह रही थी। ठीक है, चलिए ये सब तो है और चर्चा जो है वो चलती रहेगी अभी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी वापस लौटिए एनडीटीवी के साथ, जुड़े रहिए। लगातार हम आपको तमाम खबरें दे रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बीजेपी विस्तार कार्यालय पे। नमस्कार।